हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम 80 से 90 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके मान के चलिए 45 से 50 क्वेश्चंस के बराबर होने वाले हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक एक क्वेश्चन में हमने 5-5, 6-6 ऑप्शन ले रखे हैं। और ये लेने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक तरह से आपको समरी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, है ना। यहाँ पर हम एम्स फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिए हैं हमने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। आपको बताना है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम जो कि किसी ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट है, वो किस दवा के द्वारा कॉज किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका क्लोरोमफेनिकोल, दूसरा है सल्फोनामाइड, तीसरा है एस्पिरिन, चौथा है टेट्रासाइक्लिन और पांचवा है वैंकोमाइसिन। तो भैया यहाँ पर जितने भी सिंड्रोम आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सब हम यहीं पर लपेट लेंगे, ठीक है। तो ये भैया क्लोरमफेनिकोल जो है ये कॉज करता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, नो डाउट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ग्रे बेबी सिंड्रोम कैसे होता है ना। बच्चों को अगर क्लोरमफेनिकोल देते हैं तो उनके अंदर ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो आखिर ये क्या बला है, कौन सी कमी के कारण हो जाता है। तो देखिए भैया, क्लोरमफेनिकोल जो है उसकी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। और ये ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन जो है ये बच्चों के अंदर अनडेवलप्ड होता है, ठीक है, सही से होता नहीं है। अब भैया बच्चों के अंदर ये ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन है नहीं, क्लोरमफेनिकोल की मेटाबॉलिज्म इसी कॉन्जुगेशन के थ्रू होनी है। तो अब इसकी मेटाबॉलिज्म जो होगी वो नहीं हो पाएगी। अब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो इसका डिपोजिशन बॉडी के अंदर होगा, टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्लियर है। क्लोरमफेनिकोल का डिपोजिशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन बच्चों के अंदर वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये एक सिम्टम्स कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम या ग्रे बेबी डिफेक्ट। क्लियर है भैया। क्लोरमफेनिकोल जो है इससे इंपॉर्टेंट एक और साइड इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या भैया, बोन मैरो डिप्रेशन भी करवाता है। ये क्या करवाता है? बोन मैरो डिप्रेशन करवाता है। ध्यान रखिएगा बच्चा, बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो बोन मैरो डिप्रेशन भी करवाता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बात करें कि क्लोरमफेनिकोल किस क्लास के ड्रग है, तो ये एंटीबायोटिक है हमारी, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन एंटीबायोटिक में भी क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं ये आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कैसी हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्लोरमफेनिकोल जो होता है ये 50S राइबोसोम को बाइंड करके अपना बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। कई क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक है। क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन दोनों के दोनों ये कैसे हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। क्लोरमफेनिकोल 50S राइबोसोम को बाइंड करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, जबकि टेट्रासाइक्लिन जो है 30S राइबोसोम को बाइंड करके अपना एक्शन, बाइंड किया मतलब ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। दोनों के दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। तो भैया पहला क्वेश्चन हमने बताया कि ग्रे बेबी सिंड्रोम, दूसरा हमने बताया बोन मैरो डिप्रेशन, तीसरा हमने बताया कि ये दोनों के दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, चौथा हमने बताया कि ये 50S राइबोसोम को बाइंड करके ब्लॉक करके अपना एक्शन देता है, पांचवा हमने बताया कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, छठा हमने बताया कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो 30S राइबोसोम को ब्लॉक करके अपना बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है बच्चा? यहाँ सल्फोनामाइड देखते हैं। ये जो है भैया स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करता है। कौन सा सिंड्रोम? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, है ना। तो समझिए, जितनी भी ड्रग आपकी होती हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है, ठीक है, क्या हाइपर सेंसिटिविटी, वो सारी ड्रग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज कर सकती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ऑप्शन में सल्फोनामाइड दिया है तो भैया ये आपका बेस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस केस में? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के केस में। क्लियर है। एस्पिरिन, एस्पिरिन एक बहुत ही मार्क्ड साइड इफेक्ट कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं रीज सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? रीज सिंड्रोम। बच्चा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख जरूर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला है आपका टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन अगर एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन आप खा लेते हैं, एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन खा लेते हैं तो भैया आपको एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फैनकोनी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? फैनकोनी सिंड्रोम। याद कर लीजिएगा, है ना। वैंकोमाइसिन जो है इसको हम बोलते हैं रेड मैन सिंड्रोम, ये कॉज करती है। क्या करती है? रेड मैन सिंड्रोम कॉज करती है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। और एक होता है भैया ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक तो आपने पढ़ लिया ग्रे बेबी सिंड्रोम, एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम कौन सी बला है? तो समझिए, जब बच्चे की डिलीवरी होती है मतलब आफ्टर बर्थ, यहां पर एक वॉल्व होती है फोसा ओवेलिस, ये वॉल्व आफ्टर द बर्थ बंद हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये वाल्व थोड़ा सा डिले हो जाती है बंद होने में।
तो जो बच्चे बेबी का कलर होता है वो ब्लू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इधर इधर अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये चैम्बर है, ये हार्ट है आपके, ये चारों चैम्बर है ना। तो एट्रियल के बीच में भैया ये जो वाल है यहाँ पर फोसा ओवैलिस होती है। अब ये वाल बंद नहीं हुई, ऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो मिक्स हो गया, तो अनऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका कलर ब्लू होता है, इसलिए बेबी का कलर हमको कैसा लगने लगता है? ब्लू, जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कभी भी आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होगा तब भी आपकी बॉडी का कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है, नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, Which of the following antibiotic is not given orally? आपको बताना है कि कौन सी एंटीबायोटिक को हम ओरली नहीं देते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका जेंटामाइसिन, दूसरा है एमॉक्सिसिलिन, तीसरा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और चौथा है आपका कोट्राइमोक्सोजोल। भैया चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, है ना। एम्स फार्मासिस्ट 2023 में पूछा गया था ये। अब देखिए यहाँ पर जेंटामाइसिन जो है ये अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है आपकी। किस क्लास की है? जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रेमाइसिटिन, है ना। ये सारी की सारी कहां से आती हैं? ये अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है ना। अब अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग दो तरह से यूज की जा सकती हैं, या तो भैया इनको हम सिस्टेमिक रूट से यूज करते हैं या तो इनको हम टॉपिकली यूज करते हैं। क्लियर है? टॉपिकली में केवल दो ड्रग आपको मिलती हैं, एक होती है भैया नियोमाइसिन, एक होती है नियोमाइसिन जिसको हमेशा हम टॉपिकली ही यूज करेंगे, और एक होती है आपकी फ्रेमाइसिटिन। ठीक है, फ्रेमाइसिटिन क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो फ्रेमाइसिटिन होती है और नियोमाइसिटिन, ये तो बात हो गई टॉपिकल की। अब जेंटामाइसिन आपकी एक ड्रग है ना, और इसमें आएंगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन। ठीक है, कौन कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन। ठीक है, ये सारे अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास के ड्रग हैं, और ये भैया सारी की सारी सिस्टेमिक रूट से दी जाएंगी, मतलब कि पैरेंटल रूट से यूज की जाती हैं। क्यों क्यों आखिर इनको हम या तो टॉपिकली या तो फिर पैरेंटली यूज करते हैं? क्योंकि भैया इनका जो जीआईटी के अंदर एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है। हमेशा याद रखिए, अगर हम किसी ड्रग को ओरली नहीं यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि भैया या तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। ठीक है, या तो उसकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही नेग्लेक्टेबल होगा, या तो तीसरी चीज है कि भैया आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गैस्ट्रिक जूस वगैरह है या एचसीएल है, उसमें जैसे ही ड्रग आती है वो डिग्रेड हो जाती है। तो तीन बेसिक रीजन हमने आपको बताए, या तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, या तो नेग्लेक्टेबल है, या तो फिर ड्रग आते ही वो डिग्रेड हो जाती है, इसलिए हम ओरली उस ड्रग को यूज नहीं करेंगे, है ना। इंसुलिन आपको बेस्ट एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रिक डिग्रेडेशन हो जाता है, ड्रग जो आती है वो ब्रेक हो जाती है और अपना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, इसलिए हम इसको ओरली नहीं यूज कर सकते। तो ये तो हो गई आपकी जेंटामाइसिन या अमीनोग्लाइकोसाइड की कहानी। कई बार पूछा गया है टॉपिकली कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड्स यूज की जाती है, तो भैया फ्रेमाइसिटिन और नियोमाइसिटिन यूज की जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एमॉक्सिसिलिन हमारे सामने आ जाती है, जो कि एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट आपकी ड्रग है ना। ये भैया बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक है आपकी, इसको हम टेबलेट के फॉर्म में भैया लेते हैं, है ना। तो ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिलहाल तो हमने सही ऑप्शन आपको बता दिया जेंटामाइसिन, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। तो एमॉक्सिसिलिन जो है हमने बताया कि ये बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक है। कैसी है? बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक है तो इसको हमेशा हम एमॉक्सिसीवी का आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन, एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड के साथ ही हम हमेशा इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये ड्रग जो है ये बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव होती है, इसलिए हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ में इस ड्रग को यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव का मतलब क्या है? तो समझिए, बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। अब जितनी भी बीटा लैक्टम जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं उनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाई जा रही है। अब जब बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टमेज है जो कि बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देता है, ठीक है, एक ऐसा एंजाइम बैक्टीरिया सेक्रेट करता है जो कि हमारे एमॉक्सिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको ब्रेक कर देता है, जिससे एमॉक्सिसिलिन या जो अदर एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारी, उनकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी जो होती है या एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं?
अब भैया हमने क्या किया, इस एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए हमने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग दे दिया साथ में, जो कि आपकी है क्लेवलेनिक एसिड। क्या है, क्लेवलेनिक एसिड। अब ये क्लेवलेनिक एसिड जो है ये भैया बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लास के ड्रग है। अब हमने एमॉक्सी और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दोनों को साथ में दिया और भैया बैक्टीरिया का काम तुरंत तमाम हो गया, है ना। तो यहां पर समझिए ये 625 एमॉक्सी 625 करके ड्रग आती है, 500 mg होती है इसमें क्या, एमॉक्सिसिलिन, और 125 mg आपकी होती है क्लेवलेनिक एसिड। और इस कॉम्बिनेशन को बच्चा हम बोलते हैं सुप्रा एडिसिव कॉम्बिनेशन। मतलब कि एक ड्रग मिली दूसरे के साथ 1-1-2 की जगह 1-1-11 जब हो जाता है तब हम बोलते हैं सुप्रा एडिसिव कॉम्बिनेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सुप्रा एडिसिव कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो भैया सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, जितनी फ्लॉक्सासिन वाली हैं ये सब फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं। किस क्लास की हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, है ना। और ये फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होती हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, डीएनए गायरेज इनहिबिटर होती हैं। क्लियर है बच्चा। इनको भी हम नॉरफ्लॉक्स वगैरह की टेबलेट आपने देखा होगा, तो ये भी टेबलेट वाली हो गई, मतलब इनको भी ओरली लेते हैं, इनको भी ओरली लेते हैं। ओकोट्राइमैक्साजोल भैया बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर क्लोट्राइमैक्साजोल को थोड़ा सा समझिए। देखिए ये कोट्राइमैक्साजोल फिक्स्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है। क्या है, फिक्स्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसमें हम 5:1 रेशियो में सल्फा मेथाक्साजोल जो कि आपकी सल्फोनामाइड है और ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ट्राइमेथोप्रिम बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला पूछा जाता है कोट्राइमैक्साजोल क्या है, तो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, 5:1 रेशियो में सल्फा मेथाक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का। ठीक है बच्चा, ये भी आपका सुप्रा एडिसिव का कॉन्सेप्ट है। सुप्रा एडिसिव जो कंबाइंड ड्रग थेरेपी होती है उसी का एग्जाम्पल है, मतलब 1+1=11 यहां पर भी होता है। क्लियर है बच्चा। सुप्रा एडिसिव क्या होता है, मतलब एक दवा को जब हम दूसरी दवा के साथ लेते हैं, सपोज पहले एक ड्रग जो थी वो 50% रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही थी, दूसरी ड्रग जो थी वो भी आपका 50% प्रोड्यूस कर रही थी रेस्पॉन्स, दोनों को जब हम साथ में लेते हैं तो 100% रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, इसको हम बोलते हैं एडिसिव, है ना। लेकिन अगर इसको सॉरी हम सिनर्जेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, एडिसिव दोनों का एडिशन हो गया। लेकिन एक और एक मतलब ये दवा दोनों पहले 50-50% दे रही थी, लेकिन अब इनको हमने कॉम्बिनेशन में लिया तो ये 150% रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लगी, इसको हम बोलते हैं सुप्रा एडिसिव, है ना। या 1+1=11 वाला कॉन्सेप्ट। जनरली क्या होता है 1+1=2, लेकिन यहां पर जब दोनों मिली तो भैया वो दो बब्बर शेर मिले तो वो सुपर बब्बर शेर बन गए, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो ये सुप्रा एडिसिव कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लगता है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम ले तो भैया सेप्ट्रॉन आपने खाया होगा टेबलेट, ठीक है। सेप्ट्रॉन जो है वो कोट्राइमैक्साजोल है, मतलब कि इसके अंदर 5% जो होती है वो सल्फामेथाक्साजोल, 1% जो होती है वो ट्राइमेथोप्रिम पाई जाएगी। ट्राइमेथोप्रिम भैया जो है एंटी क्या है, मलेरियल क्लास की ड्रग है। सल्फामेथाक्साजोल क्या है, ये सल्फोनामाइड है। क्लियर है बच्चा। और एक चीज समझिए, जो भैया कोट्राइमैक्साजोल है और क्लोट्राइमाजोल है इनसे कंफ्यूज मत होना। क्लोट्राइमाजोल जो है ये एंटी फंगल है, कोट्राइमैक्साजोल आपको देखना है। और एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोट्राइमैक्साजोल हम लेते हैं तो उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या अचीव होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो रेशियो होता है भैया 20:1। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 20:1 होता है कि 5:1। भैया कॉम्बिनेशन का रेशियो जो 5:1 होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के रेशियो जो होता है वो 20:1 होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मेटाबॉलिक एजेंट। आपको बताना है कि जो एंटी कैंसर का क्लासिफिकेशन है आपका, तो उसमें आपका एंटी मेटाबॉलिक एजेंट बताना है कि एंटी मेटाबोलाइट कौन सी ड्रग है। तो पहला ऑप्शन है आपका साइक्लोफॉस्फेमाइड, दूसरा है क्लोरम्ब्यूसिन, तीसरा है मेथोट्रेक्सेट और चौथा है डॉक्सोरूबिन। तो भैया यहां पर साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ये एल्काइलेटिंग एजेंट है। एल्काइलेटिंग एजेंट में भी नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास की ड्रग है। एंटी कैंसरस ड्रग का क्लासिफिकेशन बच्चा पढ़कर जाना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्लोरम्ब्यूसिल जो है ये भी एल्काइलेटिंग एजेंट है, सब क्लासिफिकेशन नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर आती है। मेथोट्रेक्सेट जो है ये भैया फोलेट एंटागोनिस्ट है जो कि एंटी मेटाबोलाइट के अधीनस्थ आता है। कंफर्म, तो करेक्ट ऑप्शन आपका मेथोट्रेक्सेट हो जाएगा।
डॉक्सारियूबिन जो है ये एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक होने के साथ साथ इसके अंदर एंटी कैंसरस या एंटी ट्यूमरस प्रॉपर्टी होती है, तो ये भैया एंटी कैंसरस एंटीबायोटिक हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर आपको याद क्या करना है, क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए भैया, ये एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन है या साइटोटॉक्सिक ड्रग इनको हम बोलते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट में आपके क्या याद करना है, NENATR, है ना, NENA ट्राया, नैना तेरे, और नैना तेरे में क्या है, N फॉर नाइट्रोजन मस्टर्ड, E फॉर एथाइलिनेमिन, N फॉर नाइट्रोसोयूरेज, A फॉर एल्काइल सल्फोनेट, TR फॉर ट्रायाजिन। तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जैसे इसमें मेक्लोरेथामिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, इफॉस्फामाइड, क्लोरम्ब्यूसिल। क्लियर। यहां पर फिर आपको याद करना है एंटी मेटाबोलाइट, फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट। फोलेट में दो चीजें, मेथोट्रेक्सेट, प्रीमिट्रेक्सेट। ठीक है, और यहाँ प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आपको 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथियोप्रिन। ओके, और पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरेसिल, कैपेसिटाबिन एंड साइटाराबिन। ये भैया आपको बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है। प्लेटिनम कंपाउंड में कुछ नहीं याद करना, यहाँ प्लेटिन, सब में प्लेटिन लगा है, तो प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे उनको आप ऐसे ही पहचान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले आपके क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि which of the following drug is commonly administered by intranasal route। आपको बताना है कि कौन सी ड्रग को हम इंट्रानेजल रूट से यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका इंसुलिन, भैया इसको हम सब क्यूटेनियसली लेते हैं। एड्रेनालिन, इसको भी हम पेरेंटरी लेते हैं, मतलब या तो इंट्राकार्डियल ले लेंगे सीधे कार्डियक में, या तो फिर आईवी रूट से लेंगे, या फिर जो भी मतलब पेरेंटरी ही लेंगे। ओके, डेस्मोप्रेसिन, ये बच्चा जो होता है नेजल स्प्रे इसका आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, डेस्मोप्रेसिन। अब क्या ड्रग होती है डेस्मोप्रेसिन, तो भैया इसका नेजल स्प्रे आता है ना, मार्केट के अंदर। नेजल स्प्रे किस चीज के लिए यूज की जाती है, तो एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिटस। बच्चा इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज मिलेटस हो जाएगी आपको। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण। लेकिन यहां पर डायबिटीज इंसिपिटस हो जाती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, जो कि आपका है एडीएच। क्लियर है, एडीएच की कमी होगी, डायबिटीज इंसिपिटस हो जाएगी। सिम्टम्स क्या होगा, नॉक्टर्नल न्यूरेसिस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस। इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भैया हम नेजल स्प्रे यूज करते हैं डेस्मोप्रेसिन का। ठीक है, तो आपका इंट्रानेजल रूट कौन सा है, डेस्मोप्रेसिन। ओके, गैनिरेलिक्स जो है भैया इसको भी हम पेरेंटली यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका डेस्मोप्रेसिन यहां पर हो जाता है। यहां पर इंसुलिन आया है, तो इंसुलिन के बारे में हम आपको बार बार बताते हैं कि भैया इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं, दो चेन होती हैं, एक ए चेन एक बी चेन। ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद करना है आपको ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बाई। मतलब कि जो आपका फार्माकोकाइनेटिक है, जिसके अंदर ए डी एम ई 4 प्रोसेस आती हैं, इसके अंदर हमेशा ड्रग ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ड्रग का एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है, और किसके थ्रू होता है, अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सपोज एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, थ्रू द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की साइट से ब्लड सर्कुलेशन तक, मतलब कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड का जाना, कहां से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो वही चीज आपको बताना है कि भैया ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा ऑप्शन है एंडोसाइटोसिस, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और चौथा ऑप्शन है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो बच्चा यहां समझिए, सबसे ज्यादा मेजर मैकेनिज्म कौन सी है, पैसिव डिफ्यूजन, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। अब बात कर लेते हैं, पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से ड्रग का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन की ओर होता है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भैया हाई से लो हो रहा है, मतलब कि ये यहां पर आप खड़े हैं, आपको यहां आना है, तो भैया आराम से ढनकते ढनकते चले आएंगे। इसका मतलब कि ये प्रोसेस जो होती है यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। तीसरी चीज, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है, इसका मतलब
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उसकी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है यहां पर। चौथी चीज भैया, यहां पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हो रहा है, और यहां पर नो कैरियर मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट, किसी तरह का कोई कैरियर मॉलिक्यूल जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। चार चीजें बस याद रखना है आपको, ठीक है, और मैक्सिमम ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन इसी के द्वारा होता है। अब बात आती है दूसरे ऑप्शंस की, तो हमने पैसिव पढ़ा, अब एक्टिव पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्टिव में बच्चा क्या होता है, एक्टिव में आपको एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए काम करना पड़ता है, काम करने के लिए एनर्जी लगेगी, एक्टिव रहना होगा, इसीलिए इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी फुलफिल करता है, इसलिए एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस हो जाती है। एनर्जी क्यों लगती है, क्योंकि भैया ये चीज है, आप यहां पर हैं, आपको यहां जाना है, तो भैया काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो एनर्जी लगेगी, है ना, मतलब कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको काम करना पड़ रहा है। हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना है, मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ढाल के ऊपर जा रहे हैं आप, ढाल के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ढाल इधर को है, आपको जाना इधर को है, तो एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है बच्चा। अब समझिए, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन की तरह ही होता है, सारी चीजें पैसिव डिफ्यूजन की तरह होंगी, बशर्ते यहां पर जो चौथी कंडीशन थी, जो हमने बताया था कि पैसिव डिफ्यूजन में नो कैरियर मॉलिक्यूल, वहां पर कोई रोल नहीं होता है कैरियर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में, यहां पर कैरियर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, बस कितना ही डिफरेंस है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, जो कि पैसिव डिफ्यूजन की तरह ही है, मतलब कि एनर्जी यहां पर भी जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होगा, मतलब हाई से लो की ओर ड्रग का मूवमेंट होगा, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, यहां पर बशर्ते कैरियर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्ट करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब इंडोसाइटोसिस पे बात कर लेते हैं, तो इंडोसाइटोसिस क्या है बच्चा, इंडोसाइटोसिस जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है पिनोसाइटोसिस, एक होती है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग और फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं हम सेल ईटिंग। मतलब अगर हमारा ड्रग मॉलिक्यूल लिक्विड नेचर का है तो हमारी सेल जो होगी वो उसको पिएगी, इसलिए सेल ड्रिंकिंग या पिनोसाइटोसिस बोला गया। फैगोसाइटोसिस, अगर हमारा ड्रग मॉलिक्यूल सॉलिड नेचर का है तो ड्रग हमारी जो है वो सेल के द्वारा इंगल्फ की जाएगी, खाया जाएगा खाने की तरह, इसलिए हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, फूड की तरह खाती है हमारी सेल ड्रग को, इसलिए ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ये भी भैया हमारा स्पेशल टाइप का ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इंडोसाइटोसिस के अधीनस्थ आता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका एंटीडोट फॉर आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, है ना, आपको बताना है कि एंटीडोट कौन सा है आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर किसी पेशेंट को हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है फ्लूमाजेनिल, दूसरा है प्रेलिडॉक्सिन, तीसरा है फोमिपिजोल, चौथा है डाइसल्फिराम, पांचवा है प्रोटामेन और छठा है सोडियम नाइट्राइट। तो भैया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका है प्रेलिडॉक्सिन। क्लियर है, याद कर लीजिए, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी इंसान को बेंजोडायजेपिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो भैया यहां पर हम फ्लूमाजेनिल को यूज करते हैं। किसकी पॉइजनिंग, बेंजोडायजेपिन की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तब किसको यूज करेंगे, बेंजोडायजेपिन की पॉइजनिंग में फ्लूमाजेनिल। याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको कहीं, है ना। अगला है फोमिपिजोल, भैया ये आपकी पहली बात तो ऑर्फन ड्रग से इसका एग्जाम्पल है, ये तो ऑर्फन ड्रग से क्वेश्चन पूछा जाता है। फोमिपिजोल आपकी ऑर्फन ड्रग है, कहां यूज की जाती है, जब किसी को CH3OH की पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग हो जाती है तो हम यूज करते हैं क्या, फोमिपिजोल। क्लियर है भैया। डाइसल्फिराम जो है ये जब किसी को एथिल अल्कोहल, जिसको हम ड्रिंकिंग अल्कोहल बोलते हैं, C2H5OH जिसका केमिकल फार्मूला होता है, अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो हम यूज करते हैं डायसल्फिराम। डाइसल्फिराम को हम एक और जगह बता रहे हैं भैया कि जो शराब या दारूबाज इंसान होता है, जिसको शराब की लत लग जाती है, अगर उसकी शराब आपको छुड़ाना है तो उसकी बीवी क्या करती है, उसके दाल या खाने में डाइसल्फिराम दे देती है,
और डाइसल्फिराम जो होता है भैया मेटाबॉलिज्म अल्कोहल की नहीं होने देता, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एसिटल्डिहाइड का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। एसिटल्डिहाइड जो है वो क्या करेगा, नोजिया कॉज करेगा, वोमिटिंग करवा देगा, है ना, चेस्ट पेन होने लगेगा। शराब पी रहा है, सपोज उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद दारू पी लिया, तो भैया वो सोचेगा कि यार हम दारू पी रहे थे मजे के लिए, लेकिन यहाँ तो हमको सजा हो रही है, तो वो दारू छोड़ देगा धीरे धीरे और कहेगा कि भैया हमको दारू जो है हजम नहीं हो रही। उसको क्या पता कि उसकी बीवी क्या कर रही है उसकी दारू छुड़ाने के लिए, है ना। तो डाइसल्फिराम को हम, अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, एडिक्टेड है, तो उसको हम डाइसल्फिराम से छुड़ा सकते हैं शराब को, ठीक है। प्रोटामीन जो है ये हिपैरिन के केस में यूज किया जाता है, हिपैरिन की ओवर टॉक्सिसिटी में, ओके। सोडियम नाइट्राइड जो है अगर साइनाइड की पॉइजनिंग किसी को हो जाती है तो उसमें यूज करते हैं। ये सारे के सारे जितने हमने बताए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 2 4 5 स्टार जितने लगाने हो लगा लीजिए बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन इज सीन विद व्हिच रूट। आपको बताना है कि जो एब्जॉर्प्शन है या बायो अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा वेरिएबल होती है, वेरिएशन होता है किस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। तो पहला ऑप्शन है ओरल, दूसरा है रेक्टल, तीसरा है आईवी, चौथा है आईएम। तो भैया सबसे ज्यादा जो मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है वो हमको मिलता है रेक्टल के केस में, ठीक है। ये अगर इससे एक डिसएडवांटेज का केस पूछा जाता है कि भैया सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है रेक्टल रूट का, तो यही है, क्योंकि यहां पर मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, आप रेट जो है एब्जॉर्प्शन की वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओरल रूट में तो आप ये कहेंगे सर आपका हमने 100% जो 100 mg ड्रग दी है, तो हो सकता है 10% जो ड्रग है हमारी वो चली जाएगी प्राइमरी या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। इसके बाद में 90% ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी, मतलब बायोअवेलेबिलिटी हम यहाँ पर 90% कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आप प्रेडिक्ट कर देंगे, लेकिन भैया रेक्टल रूट में इसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। आईवी रूट में तो हम बताते हैं कि भैया 100% अप्रोक्सीमेट जो होती है वो बायोअवेलेबिलिटी होती है हमारी, ठीक है। लेकिन रेक्टल रूट में भैया ये करना इम्पॉसिबल है। तो मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी। आपको बताना है कि जो बीसीजी वैक्सीन है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। भैया ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ओरल रूट, दूसरा है आईएम, तीसरा है आईवी और चौथा है आईडी। तो भैया समझिए बीसीजी वैक्सीन जो है वो इंट्राडर्मली लिया जाता है, क्लियर, पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है भैया बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या होता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तीसरी चीज पूछी जाती है कि जो बीसीजी वैक्सीन है ये भैया किल्ड होती है या लाइव वैक्सीन होती है। तो ये लिविंग वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है आपकी, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं एटीन्यूटेड वैक्सीन। क्या बोलते हैं, एटीन्यूटेड वैक्सीन बोलते हैं। अब समझिए चौथी चीज पूछा जाता है कि एटीन्यूशन क्या होता है। तो भैया एटीन्यूशन जो होता है वो विरुलेंट जो बैक्टीरिया, विरुलेंट क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करे उसको हम बोलेंगे विरुलेंट। और विरुलेंट को नॉन विरुलेंट मतलब कि किसी भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को जो कि हमारे अंदर डिजीज कॉज कर रहा था उसको हम इतना सप्रेस करेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि वो जिंदा तो रहेगा लेकिन नॉन विरुलेंट हो जाएगा। मतलब कि भैया तुम जिंदा तो हो लेकिन तुम्हारा कोई खौफ नहीं है हमारे अंदर, अब तुम जो है डिजीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और उसी नॉन विरुलेंट को हम बीसीजी वैक्सीन में यूज करते हैं, उसी बैक्टीरिया को अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और फिर किसी भी बॉडी को मतलब कि हम जब इम्यूनाइज करते हैं तो इसी बैक्टीरिया को उसके अंदर प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो मेमोरी सेल्स होंगी वो पहले इस बैक्टीरिया को पहचान लेंगी, अब ये डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता, ऐसे ही पड़ा रहेगा। हमारी मेमोरी सेल जान गई कि भैया ये चोर जो है इस तरह का अगर आएगा तो उसके खिलाफ हमको इस तरह की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है ना। अब कभी बुढ़ापे में, जन्म से लेके बुढ़ापे में आपको वैक्सीन लग गई, अब कभी भी अगर टीबी वाला पेशेंट आपके टच में आएगा, टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी तुरंत जो मेमोरी सेल्स थी वो तुरंत पहचान लेगी, अरे भैया ये तो वही चोर है, और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी वगैरह बनी रखी है पहले से ही, तो वो तुरंत एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी और इस जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आया है इसको मार गिराएंगी। अब अगर हम इम्यूनाइज ना हुए होते, वैक्सीन नहीं लिए होते टीबी की, तो क्या होता, हमारे अंदर टीबी का बैक्टीरिया आता,
हमारी जो सेल्स होती बॉडी की इम्यूनिटी वाली, है ना, वो बैक्टीरिया को पहचानने में उतना टाइम लेती, हो सकता है तब तक टीबी वाला बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ग्रो कर जाए। अब जब ग्रो कर जाएगा तो बाद में उनको मारना कठिन होगा, है ना। तो पहले ही हमारी मेमोरी सेल्स वगैरह जो इम्यूनाइज जो हो रखा था, जिसको वैक्सीन लगी थी, अब वो भैया पहले से ही पता है तो तुरंत काम खत्म कर दिया टीबी का, है ना। तो हमको टीबी नहीं होगी, लेकिन इस केस में अगर हम इम्यूनाइज नहीं है, वैक्सीन नहीं लगी, तो हमें टीबी हो जाएगी। कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनएसएड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसका फुल फॉर्म है क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, अब भैया समझिए इसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। नॉट को पहले आप गोला मान लीजिए। पहला ऑप्शन एंटीपायरेटिक, तो भैया पैरासिटामोल वगैरह फीवर वगैरह जब होता है तो आप एंटीपायरेटिक ड्रग, पीसीएम है इसका मतलब, और पीसीएम क्या है? एनासिड है, तो ये प्रॉपर्टी तो है ना। ये क्वेश्चन आपका, सॉरी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। ठीक है, एंटी थ्रोम्बोटिक, तो भैया आप एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन भैया आपकी एनासिड क्लास की ड्रग है, और एस्पिरिन को हम एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। मतलब कि अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो हम एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी के कारण एस्पिरिन को यूज करते हैं। ये ब्लड थिनर की तरह काम करती है ना। तो भैया ये भी आपका ऑप्शन जो है ये नॉट की वजह से सही नहीं है ना। हाइपोथर्मिया, देखो भैया हमारी जो एनासिड्स होती हैं वो हाइपोथर्मिया नहीं कॉज करती है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, ये प्रॉपर्टी नहीं है एनासिड्स की। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी तो भैया इसके नाम में लगा हुआ है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी तो होती है, तो एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी होती है, एंटी थ्रोम्बिक भी होती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी। हाइपोथर्मिया नहीं करता है। आप लोग ये क्या सोच रहे होंगे कि हाइपोथर्मिया मतलब कि बुखार को कम करना, ऐसा नहीं है। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है सीधी सी टेम्परेचर से रिलेशन, टेम्परेचर कम करना। तो जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं, हमारी एनासिड्स होती हैं, ये क्या करती हैं? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भैया नॉर्मलाइज करती हैं। क्या करती हैं? ये नॉर्मलाइज करती हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को डाउन नहीं करती हैं। फीवर क्या है? फीवर चाहे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाए या घट जाए, दोनों कंडीशन फीवर है। और हमारी जो एनासिड्स होती हैं ये इस कंडीशन को नॉर्मलाइज करती हैं। नॉर्मलाइज करने का मतलब हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया नहीं होता है। हाइपोथर्मिया ही फीवर है, हाइपरथर्मिया भी फीवर है, नॉर्मलाइज करती हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, which of the following drugs do not need therapeutic drug monitoring, TDM। आपको बताना है कि किस ड्रग के लिए थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सपोज आपके घर में भैया 4 लोग हैं, है ना। 4 लोगों को आप मालिक हैं, आपने 4 लोगों को 10-10 रुपए दिए। ठीक है, 10-10 रुपए सभी को दिए कि भैया सब लोग जाके घर के लिए उपयोगी सामान लाइए या अपने भविष्य को बनाने के लिए कुछ भी कीजिए। अब 2-3 के ऊपर तो आपको विश्वास है, सपोज इस बच्चा बहुत ईमानदार है, इसके ऊपर विश्वास है, इसके ऊपर विश्वास कि ये पैसे जहां पर लगाएगा हमेशा सार्थक होंगे वो पैसे। अब ये दोनों लोग जो हैं ये बदमाश हैं, आपको नहीं पता कि ये पैसे कहाँ खर्च कर लें, हो सकता है वहां जाके कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी उपद्रव मचा सकते हैं। तो भैया इनको आप मेजरमेंट करेंगे, इनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि ये आखिर ये कहां जा रहे हैं, जुआ तो नहीं खेल रहे हैं जाके। उसी तरह से जो ड्रग आपकी टॉक्सिक होती हैं, ज्यादा टॉक्सिक होती हैं, या जिनका थेरेपेटिक रेंज जो होती है वो नैरो होती है, ठीक है, थेरेपेटिक रेंज जो होती है वो बहुत ही नैरो होती है, उन ड्रग की मॉनिटरिंग हमको करना पड़ता है। अगर कोई भी पेशेंट उस ड्रग को लेता है तो उनको हमें टाइमली ऑब्जर्व करना होता है कि ड्रग इस समय क्या कर रही है, कहां पे अपना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, कितनी कंसंट्रेशन में बॉडी के अंदर गई है। क्लियर है? तो जो मोस्ट टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं उनकी हमको टीडीएम की जरूरत पड़ती है ना। तो भैया पहला ऑप्शन है डिजिटैलिस है वो, या फेनिटोइन है, या लिथियम है, या कोडीन है। आपको यहां पर बताना है किसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो भैया डिजिटैलिस की भैया टीडीएम की जाती है, फेनिटोइन भी की जाती है, लिथियम की भी की जाती है, कोडीन की थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर कि कोडीन को भी अगर हम, कोडीन क्या है? एंटीटसिव ड्रग है ना। अरे वही चीज भाई जिसको बहुत ज्यादा एब्यूज किया गया है ना। एब्यूज करने का मतलब क्या कि जो शराबी इंसान था वो भैया कफ सिरप लेता था और 2-2 3-3 बोतल पी जाता था, उसको नशा आता था, है ना। अब पौवा मिल रहा है 80 रुपए का, और ये जो सिरप थी ये 60 रुपए की या 50 रुपए की अवेलेबल थी, तो उसके 20 रुपए बच रहे थे यहाँ पर। तो भैया वो जितने दारूबाज थे वो सब कोडीन की सिरप पीने लगे थे। ठीक है, तो इसके अब्यूज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? फोल कोडीन दे दिया। फोल कोडीन का भी अब्यूज होने लगा, तो इस समय मार्केट में ये भी नहीं दिख रही है आपको, डेक्स्ट्रोमेथार्फन दिख रही है।
ठीक है। तो इस समय डेक्स्ट्रोमेथार्फन चल रही है। अब आप कहेंगे सर कोडीन की अगर हम 10 बोतलें पी लें तो वो भी तो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएंगी। अरे यार, इस तरह से तो जितनी भी दुनिया में ड्रग है, अगर आप ओवरडोजिंग कर दोगे तो सभी की सभी जो है आपकी वो टॉक्सिक हो जाएंगी, है ना। हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रग की बात कर रहे हैं, मतलब कि नॉर्मल रेंज में अगर हम किसी ड्रग को ले रहे हैं और फिर वो हमारे लिए अगर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है तो उसके लिए हमको टीडीएम की जरूरत होती है, ना कि ओवरडोज के केस में। ओवरडोज में तो सभी ड्रग हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएंगे। क्लियर है भैया आपका। लिथियम से यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया ये मूड स्टेबलाइजर है ना। मूड स्टेबलाइजर के रूप में इस ड्रग को हम यूज करते हैं। अगर फेनिटोइन की बात करें तो ये एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है। क्या है? एंटी इपिलेप्टिक, मिर्गी वगैरह जिसको आती है उसके लिए। डिजिटैलिस जो है ये कार्डियोटोनिक ड्रग है आपकी, है ना, हार्ट एक्टिविटी के लिए यूज की जाती है डिजिटैलिस आपकी। तो भैया ये रहे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने एम्स फार्मासिस्ट में जो पूछे गए थे उनसे लिए थे। ऑप्शंस अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि आप डाउट फ्री रहें। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आपको यहाँ पर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स। लेकिन उसके साथ साथ एक यार रिक्वेस्ट है कि प्लीज भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच।